हेलो दोस्तों, 30 जनवरी को बीएसएल ई सर्विस लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, जो कि 30 जनवरी को ओपन होगा और 1 फरवरी को क्लोज होगा। तो चलिए देखते हैं, इसके पूरा एनालिसिस करते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके रेवेन्यू को देखेंगे और फिर इसके रेशियो फैक्टर को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है, इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2016, BSL E-Service Limited is a digital service provider that offers business correspondence service to major banks in India, assisted e-service and e-governance service at the grassroots level in India। यानी कि ये जो कंपनी है वो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे और भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो बिजनेस करते हैं, उन सबको ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इसका दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो द कंपनीज सर्विस ऑफर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस, असिस्टेंट ई सर्विस एंड ई गवर्नेंस सर्विस। यानी अगर इस कंपनी का हम बिजनेस को देखेंगे तो 3 भाग में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको असिस्ट करती है, और तीसरा जो है वो गवर्नेंस को असिस्ट करती है सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, अब इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। The company, being a subsidiary of BLS International Service Limited, provides visa, passport, consular and other citizen service to state and provincial government across Asia, Africa, Europe, South America, North America and Middle East through its technology-enabled platform. It is the only listed company engaged in this domain in India। यानी कि ये जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है। किसकी सब्सिडरी कंपनी है? BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो वो कंपनी क्या करती है? तो वो वीज़ा प्रोवाइड करने में मदद करती है, पासपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है, काउंसलर सपोर्ट देने में मदद करती है, सिटीजन सर्विस देने में मदद करती है, जितने भी गवर्नमेंट है उन सबको। और ये कहाँ कहाँ काम करती है? तो ये पूरे एशिया में काम करती है, अफ्रीका में काम करती है, यूरोप में भी काम करती है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और साथ ही मिडिल ईस्ट में भी ये अपना काम करती है। ये जो कंपनी है एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अभी लिस्ट होगी हमारे स्टॉक मार्केट में। अब इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो बाय 31 मार्च 2023 द मर्चेंट नेटवर्क हैज ग्रोन टू 92,427 इन ऑर्डर टू सर्व द अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन इन हार्ड टू रिच एरिया। यानी कि ये 92,427 लोगों तक अपना ये सर्विस प्रोवाइड कर चुकी थी 31 मार्च को 2023 को, और ये ओपन हुई थी 2016 को ही। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन फिजिकल ईयर 2021, 2022 एंड 2023 वर 6,448.72 lakhs, 9,669.82 lakhs एंड 24,306.07 लाख। यानी कि इतना इतना इसका रेवेन्यू था 21, 22 और 23 में। इसके अगर छठे पॉइंट की बात करें तो एज ऑफ जून 30, 2023 द कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 3,071 एम्प्लॉय इंक्लूडिंग 2,413 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। यानी कि ये जो कंपनी है वो टोटल इसके पास जो एम्प्लॉय है वो 3,071 एम्प्लॉय है, जिसमें से 2,413 एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो हमने देख लिया कि ये कंपनी जो है वो मेनली सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जो बिजनेस करते हैं उनको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करती है, वीजा असिस्ट करने में, पासवर्ड देने में, काउंसलर सपोर्ट देने में, और भी बहुत सारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हमने देख लिया कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो चलिए हम देखते हैं कि इससे जो फंड जुटाएगी इसका करेगी क्या कंपनी, आखिर किसमें लगाएगी। तो इसने बता रखा है, पहला पॉइंट है strengthening the technology infrastructure to develop new capability and consolidation the existing platform। यानी कि ये जो पैसे उठाएगी इससे ये अपने टेक्नोलॉजी को और भी बढ़ाने में मदद करेगी, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इसको पैसे लगाएगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की वहीं बात करें, द फंडिंग इनिशिएटिव्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय सेटिंग अप BSL स्टोर। यानी कि ये BSL बहुत जगह पे अपने स्टोर खोलेगी, बहुत जगह पे अपने ऑफिसेस खोलेगी, तो उसमें पैसे खर्च होंगे तो उसमें ये यूज करेगी, यानी कि फाइनली अपने ये बिजनेस को ही ग्रो करने में करेगी। तीसरे पॉइंट की बात करें, अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्वाजिशन। यानी कि ये दूसरे कंपनी जो इसी के क्षेत्र में काम करते हैं उनको एक्वाजिशन करने का भी सोच रही है, उनको खरीदने का सोच रही है, जिसके कारण इसका बिजनेस एक्सपेंड करे। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि कुछ पैसे जो इसके डेली खर्च में यूज होते हैं उसमें ये अपने पैसे को खर्च करेगी। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये कंपनी डेब्ट रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं उठा रही है। ये जो कंपनी है वो अपने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, दूसरे कंपनी को खरीदने के लिए, तथा अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अपने पैसे खर्च करेगी। यानी कि इसका जो पर्पस है वो बहुत सही पर्पस है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रही है खर्च। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी जो ऑफर लेकर के आ रही है इसका ऑफर क्या है। तो ये जो आईपीओ डेट जो ओपन और क्लोज होगा वो 30 जनवरी को ओपन होगा और 1 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू है इसका। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें कि कितने पे आप खरीद सकते हो, तो 129 रुपया से लेकर के 135 रुपया के बीच इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। वहीं लॉट साइज की अगर बात करें तो 108 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है इसका। टोटल जो इशू लेकर के आ रही है ये 310.91 करोड़ का लेकर के आ रही है टोटल इशू, और टोटल इशू जो है वो फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी ये जो है वो कोई OFS नहीं लेकर के आ रही है, यानी टोटल का टोटल ये फ्रेश इशू है।
अगर इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग इशू है, यानी कि ये कंपनी अपना वैल्यूएशन को बढ़ाना चाह रही है, इसलिए आईपीओ लेकर के आ रही है। और बहुत सारे जो मैंने पीछे बताया वो भी पर्पस है इसके। लिस्टिंग की बात करें तो ये एनएसई और बीएसई दोनों पे ये लिस्ट होगी, यानी कि ये एनएसई पे भी ट्रेड कर सकते हैं और बीएसई पे भी ट्रेड कर सकते हैं इसके। अब हम इसके टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ जो ओपन होगा वो 30 जनवरी को ओपन होगा। वहीं अगर क्लोज की बात करें तो ये आपका क्लोज 1 फरवरी को होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर बात करें तो ये फरवरी 2 को यानी कि पता चल जाएगा कि किसको किसको अलॉट हुआ है। वहीं जिसको जिसको अलॉट नहीं होगा उसके पैसे जो रिफंड होंगे वो 5 फरवरी को रिफंड हो जाएंगे। क्रेडिट जो डीमेट अकाउंट में शेयर होगा वो आपको 5 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें जब से ये ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो ये 6 फरवरी को ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को देख लेते हैं कि कितना कितना को किसको किसको रिजर्व किया है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है, जो बड़े नेटवर्क के बायर हैं, उनको जो है 75% शेयर जो है रिजर्व कर दिया गया है। वहीं हम जैसे के लिए यानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% ही दिया गया है मात्र। और जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है उनके लिए 15% का रखा गया है। तो अब तक हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ से वो भी हमने समझ लिया, और कंपनी क्या ऑफर लेकर के आ रही है उसके बारे में भी देख लिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या कहता है। क्या ये कंपनी ओवर प्राइस तो नहीं लेकर के आ रही है, या तो अंडर प्राइस तो नहीं है, हमें खरीदना ठीक रहेगा या नहीं, इसका जो है फाइनेंशियल कंडीशन ही बताएगा। तो इसके अगर एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक ये 40.59 करोड़ का एसेट्स था, जो 2022 में बढ़ करके 55.93 करोड़ हो गया। वहीं 2023 में बढ़ करके ये 179.47 करोड़ हो गया, यानी कि एसेट जो है वो बढ़ते क्रम में, तो अच्छी बात है। वहीं रिवेन्यू की अगर बात करें तो 2021 में 65.23 करोड़ था, वहीं 2022 में बढ़ करके 98.40 करोड़ हो गया, और 2023 में बात करें तो 246.29 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो इसका 2021 में जो था वो 3.15 करोड़ था, वहीं 2022 में बढ़ करके 5.38 करोड़ हो गया, और वहीं 2023 में बढ़ करके 20.33 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में जो इसका नेटवर्थ था वो 9.68 करोड़ था, वहीं 2022 में बढ़ करके 15.07 करोड़ हो गया, और 2023 में बढ़ करके 106.94 करोड़ हो गया। वहीं इसकी बोरोइंग की बात करें तो 2021 में इसका 11.02 करोड़ था, 2022 में अगर बात करें तो 8.68 करोड़ था, वहीं 2023 में इसने टोटल जो बोरोइंग थी उसको चुका दिया, यानी इसके ऊपर कोई डेप्थ नहीं था। तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में, इसका एसेट्स भी बढ़ते क्रम में, इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्क भी बढ़ रहा है, और इसका जो टोटल बोरोइंग था वो पहले था बोरोइंग, लेकिन बाद में इसने कंपनी कंप्लीटली अपना बोरोइंग जो है वो चुका दिया, खत्म कर दिया। अब इसके वैल्यूएशन रेशियो को देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 33.33% है, वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 30.62% है। अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.05% है, वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो 16.46% है, वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.2 है इसका। यानी कि इसके रेशियो भी बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है। 30%, 33% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। अब इसके प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस और पी रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ इसका 3.05 रुपीज़ है, जो कि पोस्ट आईपीओ 2.24 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इसका प्री आईपीओ जो है वो 44.31 है, जो कि पोस्ट आईपीओ जो है 60.33 हो जाएगा। अब हम इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इस कंपनी ने जो अपना पीयर कंपैरिजन किया है वो ई मुर्धा लिमिटेड के साथ किया है। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या है, इन दोनों के साथ जो कंपैरिजन है वो क्या है। तो अगर हम ई मुर्धा लिमिटेड की बात करें तो अभी जो इसका फेस वैल्यू चल रहा है वो 5 रुपये का चल रहा है। वहीं अगर हम बीएसएल जो है फेस वैल्यू वो 10 रुपये का बीएसएल वैल्यू है इसका। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बीएसएल ई लिमिटेड का जो है वो 3.02 रुपीज़ है। वहीं अगर हम ई मुर्धा लिमिटेड की बात करें तो इसका 8.35 रुपीज़ है, ठीक है। अगर हम इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो जो बीएसएल का है वो 18.76 पर शेयर है, यानी कि नेट वैल्यू जो पर शेयर है वो 18.76 रुपीज़ है। वहीं अगर ए मुर्धा की बात करें तो 53.02 है इसका। वहीं अगर हम बीएसएल के अगर रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 16.46% है। वहीं अगर ए मुर्धा की बात करें तो 15.75% का है इसका। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें बीएसएल की तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 24,629.27 लाख रुपीज़ है, ठीक है। वहीं अगर ई मुर्धा की बात करें तो 24,875 लाख है, यानी कि दोनों का जो रेवेन्यू है वो आसपास ही है, और दोनों का ईपीएस में जो है वो अंतर देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। जो ई मुर्धा का वो 8.35 रुपीज़ है, वहीं अगर इसकी बात करें तो 3.02 रुपीज़ है। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन बता रहे हैं इसमें। तो अगर हम 24 तारीख की बात करें, यानी कि आज तक की बात करें, तो इसका जो लिस्टिंग गेन बता रहे हैं वो 100 रुपये का बता रहे हैं, यानी 100 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला है जैसे ही ये लिस्ट होगी वैसे। यानी कि अगर ये लिस्ट होती है तो ये 235 रुपये के आसपास लिस्ट होने का चांसेस है।
जो कि 74.07% के आसपास अब ये लिस्ट होने वाले हैं। यानी कि अगर लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा वो 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा लिस्टिंग गेन देखने को। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो हमने इस कंपनी के पूरे बिजनेस को समझ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लिया, इसके रेवेन्यू को देख लिया और इसके पीयर कंपैरिजन को देख लिया, साथ ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लिया। तो हमें यह समझ में आता है कि रेवेन्यू जो है इसका वो हमेशा बढ़ते क्रम में है, यानी कि रेवेन्यू जो है इसका वो बढ़ ही रहा है। साथ ही पीयर कंपैरिजन से हमें पता चला कि इसका रेवेन्यू जो है वो इसके जो पीयर कंपनी था उसके बराबर ही आसपास था, और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्क ग्रोथ है वो पीयर कंपैरिजन से ज़्यादा है, यानी कि पीयर जो कंपनी है उससे ज़्यादा है। तो यानी कि हमें इसमें अगर इन्वेस्ट करना है लिस्टिंग गेन के लिए तो वो भी हमें 100 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो आप भी अपने इसको एनालाइज करके अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप थोरोली एनालाइज करिए और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।